हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में स्वागत है। और आज हम आपके सामने फिर से उपस्थित हैं एक MCQ सीरीज़ का अगला वीडियो लेकर के। और देखिए, ये वीडियो जो है वो अप्लाइड फिज़िक्स सेकेंड यूनिट फर्स्ट तरंग गति अनुप्रयोग और उसके चैप्टर नंबर 2 यानी कि तरंग गति वेव मोशन, इसके ऊपर बेस्ड है। और इसमें जो MCQ क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे आज थोड़ा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए, आयाम निम्न प्रकार की राशि है, अदिश सदिश टेंसर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर आप आयाम की डेफिनीशन पे चले जाएंगे। देखिए, आयाम जो है वो कहा जाता है कि अधिकतम विस्थापन, ठीक है ना। आयाम की जो परिभाषा है वो होती है अधिकतम विस्थापन। अब अगर हम इसमें विस्थापन की बात करें तो विस्थापन जो है वो सदिश राशि है, ठीक है ना। ये तो सदिश है, लेकिन जब हम अधिकतम विस्थापन की बात करते हैं तो उस केस में और आयाम डिफ़ाइन करते हैं तो ये आयाम एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है और जो किसी भी साइड हो सकती है। हम आयाम इधर से भी मेज़र कर सकते हैं और हम आयाम इधर से भी मेज़र कर सकते हैं। इस आयाम से जो विस्थापन बनेगा, डिस्प्लेसमेंट बनेगा, वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। तो अगर यहाँ पे विस्थापन पूछा गया होता तो वो सदिश राशि होती, लेकिन आयाम जो है वो हमारी अदिश राशि होती है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही माना जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारे पास 1 एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10⁻⁻9 मीटर, 10⁻−10 मीटर, 10⁻−6 मीटर एंड 10⁻−12 मीटर। तो देखिए, ये ज़्यादातर जो प्रकाश की तरंग होती है उसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादातर एंगस्ट्रॉम में नापी जाती है। और आपको ये पता होना चाहिए कि 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू जो है वो 10⁻−10 मीटर होती है। तो ये लेंथ अपने आप लेंथ की यूनिट है, इसमें आपको मीटर अपने आप लगाना पड़ेगा 10⁻−10 मीटर। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है उसमें 10⁻−10 मीटर दिया है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही माना जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, किसी अनुप्रस्थ तरंग में 2 क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी कहलाती है, आयाम, वेग, तरंग दैर्ध्य या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पहली बात तो अगर आपको श्रृंग पता करना है तो श्रृंग क्या होता है, ये देखिए एक समय विस्थापन ग्राफ है हमारा अनुप्रस्थ तरंग के लिए। तरंग इधर चल रही है और तरंग के कण जो हैं वो उसके 90 डिग्री पे वाइब्रेट कर रहे हैं। ये आपका दूरी होगी यहाँ पर, ठीक है ना। दूरी विस्थापन ग्राफ है। तरंग के चलने की दिशा ये हो गई और श्रृंग ये आपका जो है मैक्सिमम जो है आयाम जो एक तरफ है ऊपर की तरफ, ये आपका श्रृंग कहलाएगा और ये आपका गर्त कहलाएगा। श्रृंग को इंग्लिश में क्रिस्ट और गर्त को ट्रफ कहते हैं। अब देखिए, अगला श्रृंग ये हो गया। तो बाय डेफिनीशन हमें पता है कि 2 क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी लैम्डा तरंग दैर्ध्य कहलाती है। 2 क्रमागत श्रृंग हों या 2 क्रमागत गर्त हों, इसको और आगे ले लीजिए। यहाँ से ये भी होता क्वेश्चन तो भी हमारा आंसर लैम्डा होता, या एक तरंग में चलेगी दूरी, एक तरंग की दूरी पूरी इतनी ये भी लैम्डा कहलाती है। तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता था, 3 तरह से क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे हमारे पास श्रृंगों के ऊपर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन जो तरंग दैर्ध्य दिख रहा है, ये ऑप्शन हमारा जो है वो सही है। तो हम इसमें सी के ऊपर टिक कर लेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे और पूछ रहे हैं, किसी गैस में उत्पन्न तरंगें होती हैं, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय तरंगें, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, गैस में उत्पन्न तरंगें जो हैं वो, चूँकि गैस हमारा जो है वो ठोस या रिजिड दृढ़ माध्यम नहीं है, इसलिए अनुप्रस्थ तरंगें उसके अंदर नहीं हो सकती हैं। उसके अंदर केवल अनुदैर्ध्य तरंगें चलती हैं। तो इस वजह से हमारे यहाँ से ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी सही माना जाएगा। अनुदैर्ध्य तरंगें जो हैं वो आपकी गैस में चल सकती हैं। हमेशा ध्यान रखिए, अनुप्रस्थ तरंगें जो हैं वो ठोस में चल सकती हैं, द्रव में चल सकती हैं। द्रव में भी कुछ स्थितियों में चल सकती हैं, जैसे पानी की ऊपरी सरफेस पे चल सकती हैं और अंदर नहीं चल सकती हैं। बाकी अनुदैर्ध्य तरंगें आपकी ठोस, द्रव, गैस तीनों में चल सकती हैं। तो इसमें कई तरह के क्वेश्चन, एक ही कंसेप्ट पे कई तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो बन सकते हैं। तो इसलिए हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है, ये अनुदैर्ध्य, ये वाला ऑप्शन सही होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए, क्वेश्चन है, तरंग गति में कण के महत्तम विस्थापन को कहते हैं, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य, आयाम और कला। तो देखिए, तरंग गति में महत्तम विस्थापन, चाहे आपके पास अनुप्रस्थ तरंग हो, चाहे आपके पास अनुदैर्ध्य तरंग हो, ठीक है ना, जिसमें संपीड़न और विरलन होते हैं। तो इनमें भी देखिए, पार्टिकल जो है ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है तरंग संचरण के 90 डिग्री पे, और इनमें तरंग संचरण के दिशा में वाइब्रेट करता है। तो दोनों में इससे देखना काफ़ी आसान भी रहता है।
इसको संपीड़न विरलन को देख पाना थोड़ा सा रियलाइज़ करना मुश्किल होता है, तो इसलिए आप इसी से देख लीजिए कि कण के महत्तम विस्थापन को। तो महत्तम विस्थापन देखिए, ये वाला कण तो मीन पोजीशन पे है, लेकिन ये वाला कण महत्तम विस्थापन पे है, ये वाला कण भी महत्तम विस्थापन पे है। तो इस महत्तम विस्थापन को हम क्या कहेंगे, तो डेफिनेशन आयाम की हमने पढ़ी है, आयाम ही वो महत्तम विस्थापन कहलाता है। तो इसलिए हमारा पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी दिख रहा है, यानी कि आयाम, ये ऑप्शन जो है वो सही है। देखिए, अगर आपने थ्योरी वीडियोस देखे हमारे, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लग रहे होंगे। तो मेरा सजेशन है कि इनको डायरेक्ट ना पढ़ने की बजाय आप पहले थ्योरी वीडियोस रेफ़र कर लें और फिर उसके बाद इनको पढ़ें, तो ये आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, कुछ ही क्वेश्चंस पढ़ करके आपको सारे MCQ रिवाइज़ हो जाएंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए, क्वेश्चन है भूकंपीय तरंगे उदाहरण हैं, द्रव्य तरंग का, अयांत्रिक तरंग का, यांत्रिक तरंग का, इन सभी का। तो देखिए, भूकंप तरंगे जो हैं कैसे जनरेट होती हैं, तो ये पृथ्वी के अंदर जो हलचल होती है उससे जो है वो ये तरंगे जो हैं वो पृथ्वी के बाहर आती हैं। तो जो हमारी भूकंप जब आता है तो उसमें जो आती हैं सीस्मिक वेव्स, वो भी हमारी जो हैं वो भूकंपीय मतलब तरंगे। तो ये सब आपकी जो हैं वो देखिए हमारे पास, वैसे भी सिलेबस में आप देखिए तो हमारे पास यांत्रिक तरंगे ही हैं, अयांत्रिक तरंगे, द्रव्य तरंगे ये हमारे पास नहीं हैं सिलेबस में। तो हमारा जब चैप्टर ही उसी से रिलेटेड है, तो जाहिर सी बात है तो ये भूकंपीय तरंगे भी जो है आपकी यांत्रिक तरंगे ही होंगी। इसका मतलब जो है वो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे सही माना जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन पूछ रहा है अनुप्रस्थ तरंग का संचरण होता है केवल द्रव में, केवल गैस में, केवल ठोस में, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में। तो देखिए, अनुप्रस्थ तरंगे के लिए माध्यम जो है वो आपका रिजिड होना चाहिए, यानी कि माध्यम आपका जो है वो दृढ़ होना चाहिए। तो ये चीज़ जो है वो ठोसों में पाई जाती है। लिक्विड में होता है थोड़ा बहुत अनुप्रस्थ तरंग का संचरण है वो, लेकिन वो लिक्विड की ऊपरी सरफेस पे होता है, अंदर की सरफेस पे कभी नहीं होता है। जैसे हम पत्थर का टुकड़ा फेंके पानी में तो जो तरंग बनती है वो ऊपर लेयर पे अनुप्रस्थ बनती है। लेकिन यहाँ पर देखिए, केवल द्रव में लिखा, ये भी नहीं हो सकता, केवल गैस में ये भी नहीं हो सकता है, और ठोस, द्रव, गैस, अगर गैस ना होता तो एक बार को हम ठोस द्रव का ऑप्शन ले सकते थे, तो इसलिए ये भी नहीं ले सकते हम ऑप्शन। तो तीनों नहीं ले सकते। इसका मतलब हमारा जो सी पार्ट है, यानी कि केवल ठोस में, यही पार्ट हमारा जो है वो सही है। तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी पे जो है वो टिक कर देंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक ही माध्यम में अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य तरंगों की चालें समान होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, निर्धारित नहीं हैं और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य के चलने का तरीका भी भिन्न भिन्न होता है, और इस वजह से जो है वो एक ही माध्यम में अगर दोनों को चलना पड़े तो उनकी चाल भी भिन्न भिन्न होती है। तो इसलिए आप इसको ध्यान रखें कि इसमें ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा, दोनों की चालें जो हैं वो भिन्न भिन्न होंगी। जैसे लोहे में हम अनुप्रस्थ तरंग चलाएं और लोहे में ही अनुदैर्ध्य चलाएं, तो फिर उस केस में दोनों के स्पीड में अंतर होता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। और क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कह रहे हैं कि एक प्रगामी तरंग की समीकरण y = a sin 628t - 31.4x है, जहां दूरी को सेंटीमीटर में तथा समय को सेकंड में मापा गया है। तो तरंग का वेग होगा 314 सेंटीमीटर पर सेकंड, 628 सेंटीमीटर पर सेकंड, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड एंड 400 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखिए, ये एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, तो इसे जो है हमें सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। तो आप देखिए, y = a sin 2π नहीं है बाहर, तो 2π एडजस्ट करते हैं हम इसके अंदर। तो y = a sin 2π हमने कॉमन लिया, तो अंदर जो है वो चुपचाप इससे हम डिवाइड कर देंगे 31.4/2π × x। ये हमने डिवाइड कर दिया इससे। अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है, कंपेयरिंग फ्रॉम। और स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन क्या होती है, a sin 2π और T/T माइनस x/λ, ये इक्वेशन होती है। तो जब हम इनसे इसको कंपेयर करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 1/t, t का गुणांक यहाँ पे 1/t है और यहाँ पे आपका 628/2π ये आ जाएगा। चाहे तो t चाहिए, अगर ये डायरेक्ट लिख दो तो n है, और 1/t चाहिए तो फिर रिवर्स करना पड़ेगा इसको। दूसरी चीज़ जो यहाँ से निकल के आती है, देखिए 1/λ = 31.4/2π, एक ये चीज़ निकल के आ जाती है। रिवर्स कर दीजिए तो लैम्डा चला आएगा हमारे पास। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए तरंग का वेग चाहिए। तो v = n लैम्डा होता है हमारे पास। तो n की वैल्यू तो ये 1/t सीधे है, तो ये 628/2π पुट कर दी इंटू लैम्डा। लैम्डा देखिए इसको रिवर्स करना पड़ेगा, तो 2π ऊपर कर दिया, 31.4 नीचे कर दिया। अब देखिए 2π कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ये इतना आ जाएगा, 314 दूना तो 2 और 1 0 ये एक्स्ट्रा, तो 20 आया हमारे पास।
डिस्टेंस आपके सेंटीमीटर में थी, टाइम सेकंड में था, तो इसलिए 20 सेंटीमीटर पर सेकंड ये स्पीड जो है वो आई निकल के। और ऑप्शन देखने से क्लियर है कि हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ पे लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, बी है, सी ये ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा वो करेक्ट माना जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है करने में थोड़ा सा लंबा है, इसको मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखिए अब चलते चलते हम अपने वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है समान आवृत्ति की दो प्रगामी तरंगों के आयामों का अनुपात 2:3 है, उनकी तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। ए पार्ट है 2:3, बी पार्ट है 3:2, सी पार्ट है 4:9, डी पार्ट है 9:4। तो देखिए आयामों का अनुपात A1/A2 जो है वो आपको 2/3 दिया हुआ है, और तीव्रता जो है आयाम से कैसे रिलेट होती है, तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A² होती है। तो इसलिए अगर हम फॉर्मूला बनाएंगे तो I1/I2 इज इक्वल टू A1² बनाएंगे। अब देखिए A1/A2 की वैल्यू 2/3 है, इसमें डाल दीजिए तो 2/3 का स्क्वायर यानी कि ये आपका 4/9 हो जाएगा। 4:9 यानी कि I1:I2 अगर लिखोगे तो ये आपका 4:9 ये हो जाएगा। अब देखिए आपका ऑप्शन क्या है, ये सी ऑप्शन जो है ये 4:9 जो है ये आपका सही आंसर माना जाएगा। तो इस तरह से हमने 10 क्वेश्चंस जो हैं वो इस वीडियो में देख लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान करें। साथ ही साथ मैं बता दूं इस वीडियो में जो ये नोट्स इस्तेमाल करेगा इनकी PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर चैनल को पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको जो भी नए वीडियोज़ आएँ उनके नोटिफिकेशंस अपने आप मिलते रहें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें और दोस्तों में भी शेयर करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।